नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात हम यही कर रहे थे कि बजट अब बनाना है हुकूमत ने और समझ नहीं आ रहा कि बजट बनाएंगे कैसे। बजट बनाने के लिए महसूलात का होना भी ज़रूरी है और महसूलात का हदफ वो भी एक ज़रूरत है। लेकिन अब एक गिरती मईशत में कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कितना बुरा हाल हो, लेकिन अब जो है ना थोड़ा हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहिए। जानते आप भी हो, जानते हम भी हैं कि मईशत दबाव का शिकार रहेगी। अच्छा होना चाहिए ऐसा कि बंदे को अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचें तो अच्छा होगा, पर हकीकत को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी इस लिहाज से है कि अगर हदफ पूरा नहीं होता तो फिर अखराजात को भी नज़र में रखना पड़ेगा। अखराजात कैसे कम करें? पाकिस्तान के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी। बजट का एक बड़ा हिस्सा ये लोग कहते हैं वो दिफा की जानिब जाता है, एक बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की वापसी और कर्ज़ों के ऊपर जो सूद लगा हुआ है उसको लौटाने में जाता है। ठीक, बजट का एक बड़ा हिस्सा सूबों को चला जाता है, चलो वो भी चला गया। कुछ वफाक के पास रहता है। तो अब बात ये रही कि ये अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। ये बड़ा एक अहम सवाल है ना भाई। अब इतने लोगों को ठूंसा हुआ है हुकूमत के अंदर, बिठाया हुआ है बेकार में, हर इदारा बेकार चल रहा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सरकारी दफ्तर में चले जाएं, अच्छा इतने सुस्त हो गए मक्खियां भी नहीं मारते। अब पहले तो मक्खियां मार लेते थे, अब मक्खियां भी नहीं मारते। तो बेसिकली बात यह कि वाई आर वी कैरिंग सच ए लार्ज गवर्नमेंट। सर आपने तो रिफॉर्म की बात की थी, दिखाओ यार, सर को दिखाओ। अच्छा वही है, मास्क पहना हुआ। सॉरी, अब ज़माना बदल गया, चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। आंखों में डूब कर देखना पड़ता है कि कौन है बंदा। खैर एनीवे, बात यह कि मुझे बताएं ना सर, रिफॉर्म करना है, लोगों को बेवजह हमने रखा हुआ है सरकारी इदारों के अंदर, इसको थोड़ा सा व्यू करें। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करना है, फिर लीकेजेस को रोकना है, करप्शन बहुत है, डिजिटल की तरफ जाना है। अच्छा यहाँ पर मैं मुखातिब उनसे हूँ, थोड़ा सा हटके, सर बुरा ना मानिएगा, उनसे मुखातिब हूँ जिनसे मुखातिब हो बंदा तो फिर काम हो जाता है दुनियावी तौर पर पाकिस्तान में। तो सर मैं आपसे मुखातिब होकर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी इशू है। तो दो काम आप लोग कर सकते हैं सर, क्योंकि ये शायद इनके इख्तियार में नहीं है। वो ये कि सर हम अपने यहाँ आइसोलेटेड आईटी सिस्टम पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करें। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे अपने होने चाहिए कंप्यूटर्स के लिए, हमारा अपना इंटरनेट होना चाहिए सर, क्योंकि खुदा न खास्ता अगली जंगें जो हैं वो डिजिटल फ्रंटियर पे होंगी। और सर प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का अपना जो सॉफ्टवेयर होता है और मोबाइल फ़ोन बजाते ख़ुद, ये जो है ना सर, ये पाकिस्तान में अब बनने शुरू हो जाने चाहिए ताकि मुल्क की सालमियत बरकरार रहे सर। और मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। ये सर मैं इनसे मुखातिब नहीं हूँ, ये हमारी सियासतदानों से, सियासी हुक्मरानों से, मैं सर आपसे मुखातिब हूँ। आप समझ गए बात, पैगाम आप तक पहुँच गया होगा। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, बड़े बात की है सर, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप। अहमद चिनाई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जो है बड़ी ही मारूफ शख्सियत वैसे भी हैं, तो लंबा तारुफ है। वक्त मेरे पास कम है इसलिए बराह रास्त इनकी जानिब जाऊँगा। सर वेलकम करता हूँ आप। वालेकुम अस्सलाम। अहमद चिनाई साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि जनाब वाला बजट का तो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया, मईशत का तो आपने पिछली दफ़ा बड़ी खूबसूरती से बयान किया था जो हालात। बजट में महसूलात का क्या बनेगा मुझे मुख्तसरन ये बता दें, बाकी फिर आगे मैं लेकर चलता हूँ। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू टैक्स रेवेन्यूज़? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल का जो बजट है, मैं समझता हूँ मुल्क की तारीख़ का सबसे डिफ़िकल्ट तरीन बजट है। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी, और लेटली जो वजूहात है वो कोविड-19 का आना और उसके बाद 2 से ढाई 3 महीने तक जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का लॉकडाउन और उनकी कोई रेवेन्यू जनरेशन ना होना, कोई प्रोडक्शन ना होना, जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कमिंग मंथ्स में ज़रूर आएंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना है।
अब गवर्नमेंट के पास जो रास्ते रह गए हैं वो ज़ाहिर है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रास्ता ये नहीं है। रास्ता ये है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोगों को इंसेंटिवाइज़ करें, लोगों को जो है वो कारोबार के उसमें लेकर आएँ, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए बात करें, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बात करें। और ये जब ही हो सकता है जब हम अपनी बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट की शराइत हैं उनको जो है वो थोड़ा सा जो है वो दरगुजर करते हैं, रिलैक्स कर दें, दरगुजर कर दें। मैं सिर्फ AML की बात करता हूँ कि AML एक इतना बड़ा मैं समझता हूँ अज़्ज़ा है कि जिसकी बिना पर अगर बैंक अकाउंट भी आपने खोलना है तो उसके लिए भी महीनों लग जाते हैं, दिनों लग जाते हैं, और लोग जो हैं वो किसी न किसी बहाने पे उनका अकाउंट स्टकअप हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देने की बात करनी चाहिए। साथ साथ एक और जो एक सबसे बड़ा इशू है जो एक कैपिटल गेन टैक्स का है, जो ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट की तरक्की में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, उसको निकालने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, देखें लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर, और जब हम अपने ट्रेजरी बॉन्ड पहले तो हम 13-14% पे चले गए थे, अब 8-9% पे आ गए हैं। तो इस 8-9% को भी जो है वो हम क्यों दें, जबकि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, और हम उनको शराकत दारी में लेकर आएँ बजाय इसके कि हम ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचते जाएं। इनवर्ड रेमिटेंस के अंदर भी आसानी होनी चाहिए। पिछली दफ़ा आपने कुछ नुकात को छुआ था। बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उसमें एक फ़्लॉ है। मैं ये कहता हूँ, कई दफ़ा मैंने एक मुख्तलिफ फोरम पे कहा कि पाकिस्तान से जब आप बाहर जाते हैं तो $10,000 पर ट्रिप ले जा सकते हैं, और मैक्सिमम 5-6 ट्रिप पे ले जा सकते हैं, 6 ट्रिप पे। लेकिन जब आप पाकिस्तान में पैसे लाने की बात करते हैं तो पहले तो अनलिमिटेड ला सकते थे, कोई उसमें रोक टोक नहीं थी। फिर उन्होंने $1,00,000 की बात कर दी, फिर उन्होंने जो है वो $1 करोड़ की बात कर दी, और आज अब उन्होंने बात कर दी है तकरीबन $50,000 की। देखें, बात यह है कि इस वक्त लोगों को इंसेंटिवाइज़ करें, पैसे लाने दें, सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात ना करें, बाकी तमाम सेक्टर की बात करें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो 30 जून की एक लिमिट है, वो लिमिट मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी जो है वो लोग इस माइंड फ्रेम में नहीं आएंगे। इसमें टाइम देने की ज़रूरत है। लोगों को कह देना कि जी हमने फ्री इकोनॉमी कर दी, आए लोग पैसा लाएं, और इसमें चाहे वो IMF से बात करें, चाहे वो FATF से बात करें कि जी अब हमारी हालत ये नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों पे वो करें। जो पाकिस्तान में ब्लैक मनी है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, शायद बहुत सारे जो बाय द बुक बात करते हों उस बात से एग्री ना करें, लेकिन मेरा कंटेंशन ये है कि जी आज जो लोग पैसे लाना चाहते हैं, जो ब्लैक मनी उनके पास पड़ा हुआ है, जो चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, ले आने दें उनको, OML की रिस्ट्रिक्शन हटा दें, और ला के पाकिस्तान की इकनॉमी को एक दफ़ा जो है वो सही साउंड फुटेज पे आने दें। हमने पिछले साल बात की थी कि जी 5.5 ट्रिलियन का जो है वो हमें महसूलात आएगा। मैं समझता हूँ 3.5-4 मिलियन पे भी हम शायद पूरा ना, 3.5-4 ट्रिलियन पे भी जो है वो हमारा काम पूरा ना हो। तो अब ये जब सूरत हाल हो तो गवर्नमेंट बगैर पैसे के नहीं चलती। गवर्नमेंट के पास पैसे चाहिए, उनको अपने लाखों जो यानी सिचुएशन आपने हाईलाइट कर दी है कि मसला गड़बड़ है। वो 5.5 वाली बात थी पहले 4, लेकिन अब तो आप बोल रहे हैं वो भी शक में आगे, क्योंकि पिछले 6 महीने तो कोई काम ही नहीं हुआ ना, या हुआ कोई काम? देखिए बिल्कुल काम नहीं हुआ, और मैं इसका तमाम तर जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को नहीं देता, हालात भी जिम्मेदार है इसमें, और उसमें बहुत जल्दी फैसले करने जो है ना वो भी गलत हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ बात हुई थी, आपको याद होगा, ये सब होने से पहले भी, तो उस टाइम भी आपने बड़ा क्लियर कर दिया था कि ये जो इन्होंने अपने लिए हदफ रखा हुआ ये नहीं मीट हो पाएगा। और रियलिस्टिकली आपने बताया था, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। रियलिस्टिकली पहले चुनाई साहब ने बताया था कि ये मामलात को जो है ना देख लेना चाहिए, ऐसे इतना बड़ा अपने लिए हदफ रख देना। खैर, इस बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हम बात कर रहे थे, अहमद चिनाई साहब ने बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, फिर पॉइंट किया हुकूमत को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा भी मामलात को। तो जो सख्तियाँ पैदा की हुई हैं, सरमाया को पाकिस्तान लाने देना होगा। देयर सीम्स टू बी नो अदर, जिसे आप कहते हैं अल्टरनेटिव टू दैट। अभी अहमद चिनाई साहब जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका जाविया सनत की तरफ भी मैं ले जाऊँ। ज़रा इंडस्ट्री के हिसाब से भी थोड़ा बताएं कि किस तरह से हुकूमत आसानी पैदा कर सकती है। ताजिर सनतकार भी हमारे बड़े परेशान हैं।
देखिए, आपने मार्च अप्रैल मई के एक्सपोर्ट के फिगर्स देखे हैं। हम मुसलसल जो है वो तंजली की तरफ जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि सारी इंडस्ट्रीज़ ये बंद थी कोविड-19 की वजह से, और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमें है। साथ साथ इस अरसे में जब इंडस्ट्रीज़ चलना शुरू हुई तो एक इनका कैश फ्लो का इशू आया। गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए रिलीज़ किए मुख्तलिफ मद के अंदर कि जी हम सेल टैक्स के मद में भी देंगे, हम पुराने जो आपके रिफंड्स हैं उसको भी दे देंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आगे जाकर आपने फंस जाना है। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो स्टॉक जमा था उसकी जो आपने शिपमेंट की है उसकी पेमेंट आते आते टाइम लगेगा और आपके पास कैश फ्लो का एक वो आ जाएगा। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से सवाल ये है कि हमने लास्ट ईयर ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स को जो है वो 17% कर दिया, और उस पर कि जी यहाँ से लोकल वाले जो है वो फ़ायदा उठा जाते हैं और वो जो है वो सेल्स टैक्स नहीं देते। और इसमें 5 इंडस्ट्रीज शामिल थी। ज़ाहिर है एसोसिएशंस ने, मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने बड़ा फ़ाइट किया, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई रास्ता नहीं निकला। और आज भी मैं समझता हूँ कि जितने एक साल के अंदर उन्होंने अपना पेमेंट की है सेल टैक्स के मद में, उसमें से सिर्फ 25% मुश्किल से वापस आया होगा। 75% आज भी गवर्नमेंट में है। और ये कहाँ का इंसाफ है कि ये 75% जो है वो आप अपना रेवेन्यू शो कर रहे हैं, आपने उसमें से पैसे वापस करने हैं, और जब वापस कर रहे हैं तो उसका कोई आपने अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ, तो जो बजट आपके मुताबिक तो फिर मुझे और कम करना पड़ जाएगा ना जो कलेक्शन है। जाहिर है, देखिए मैं वापस लौटाऊंगा तो फिर हाँ, ये जब तक एक तो एंटरटेन नहीं होता जब तक आपको रिफंड आरपीओ ना इशू हो जाए, और आरपीओ अगर इशू भी हो जाता है तो हम अपनी पेबल लायबिलिटी में उसको नहीं लेते। तो ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक अमाउंट जो है वो ईयरमार्क करना पड़ेगा कि ये अमाउंट जो है वो हमारा रिफंड में जाना है, और वो लायबिलिटी शो करनी चाहिए, उसको जो है वो रिसिप्ट साइट शो नहीं करनी चाहिए। तो ये महसूलात जो हैं वो कम से कम तर होते जाएंगे, और इसका इफेक्ट अगले सालों में आएगा जब इसको वापस करना हो। आज भी हम पिछले सालों के 200-300 वापस किए, तो उसकी कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं था। वो किस मद में वापस किए, वो किस तरह उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट की, जाहिर है जो रिसिप्ट्स होगी उसमें से कम करके इसको वापस कर दिया होगा। अच्छा, जो मैंने इनिशियली बात की थी, आई डोंट वांट टू पुल यू हेयर, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक आपसे तो ये चीज़ें छुपी नहीं हुई कि हुकूमती मामलात कैसे चलते हैं और हुकूमती अखराजात किस तरह से होते हैं। ये रेवेन्यू ले तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंडिचर साइड को भी तो सर देखो ना। आप लोग फैक्ट्री चलाते हो, कंपनी चलाते हो, एक एक पाई का हिसाब रखते हो। आपके ख्याल से क्या हुकूमत भी इस तरह एक एक पाई का हिसाब रख रही है? मतलब एक मैं बात पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर देना चाहिए। इसकी मैं वजह बताऊँ कि हम तो एक इंडस्ट्री चलाते हैं या 10 इंडस्ट्री चलाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो पूरा मुल्क चला रही है, और ये मुमकिन नहीं होता कि बेक वक्त सारी चीज़ों पर एक आदमी की नज़र हो। जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं या कंसर्न हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका काम है कि ये हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उस पर नज़र रखें, और अनफॉर्चुनेटली वो नज़र नहीं रखी जाती। इसी वजह से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, फिर महंगाई बढ़ने की बात आती है, बहुत सारे लूप होल्स, लूज एंड्स आ जाते हैं, और फिर इसके बाद एक अकाउंटेबिलिटी का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी जो काम कर रहा हो वो अपनी नेक नीयती और ईमानदारी के साथ काम करे, और हुकूमत वक्त के लिए काम करे, पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करे। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक शख्स के एमा पे काम कर रहे हैं। हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम सारे इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और हमें इस मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है। आज ये वक्त आ गया है कि इस कोविड-19 में 2.5-3 महीने जब बंद रहा है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कि जिन्होंने अपने वर्कर्स को पूरी तनख्वाह दी, कहीं रिटेंशन नहीं किया और लोगों को रिटेन किया। जो नहीं कर सके, ज़ाहिर उनकी मजबूरी होगी, उनके पास कैश फ्लो नहीं होगा और बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। गवर्नमेंट ने, हालांकि स्टेट बैंक ने इस पर रिफाइनेंस भी दिया कि जी आप हमें बताएं किसको पेमेंट करनी है, और हम इस इंटरेस्ट पे आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट पे जो है वो पेमेंट कर देते हैं आपके वर्कर्स को। तो ये अपॉर्चुनिटी भी लोगों को ले लेनी चाहिए थी जो ये काम करते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि उसमें वो तबका महरूम रह जाता है कि जो बैंकों से काम नहीं करता या बैंकों से लोन नहीं लेता या इंटरेस्ट पे बिलीव नहीं करता। वो तबका पाकिस्तान में आज भी 70% है। 30% ये प्रिविलेज तबका है जो बैंकों से मुतवातिर लोन लेता रहता है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को मल्टीप्लाई करता रहता है, और आखिर में अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो भी बैंक का नुकसान होता है, उनका कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं आज गवर्नमेंट से फिर आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपील करूँगा कि ये जो 70% तबका है जो नॉन इंटरेस्ट मोड पे काम करता है, उसको थोड़ी सी रियायत दें, उसको जो है वो टैक्स में बेनिफिट दें। जो बैंकों से कर्जा नहीं लेता, लेट से उसका टैक्स 50% कर दें। मैं आपको कहता हूँ कि उसमें इतना बड़ा काम हो जाएगा कि आपकी सोच है, लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, लोग जो है वो लाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि काम करें। जो 3-4 हमने सजेशंस दिए हैं AML की और दूसरा, यानी आप ये कहते हैं कोई इक्विटी बेस्ड इंडस्ट्री लगाता है जी,
तो उसको रिलीफ दें, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल, इस तरह आप कह रहे हैं रिलीफ दे दें ना उसको 5 साल, और उसका टैक्सेशन जो फैक्टर है वो आधा कर दें। देखिए इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि लोग आएंगे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगाने को, और पाकिस्तान में जो पैसा लेकर आता है उस पर कोई पाबंदी ना लगाए। ये AML वगैरह जो है उसने बड़ा गर्क कर दिया है कि हमारी रिसिप्ट कम हो रही हैं। आज बाहर पाकिस्तानी कितने बेरोजगार अच्छा, हो बहुत गए हैं, सारे उनके लोग पैसे नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग वेस्ट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब वेस्ट में ही नहीं, मैं तो कहूँगा दूसरे ममालिक में भी पाकिस्तानी काम करते हैं, लेकिन आपको पता है वहाँ पर भी काफ़ी काम अनडॉक्यूमेंटेड होता है, तो दे डोंट हैव द प्रॉपर पेपर वर्क टू ब्रिंग द मनी टू पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पर आपको पता है कि शुरू में अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल काम करते रहे। कोई जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा पथारे वगैरह होते हैं, वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट मेंटेनिंग देयर बुक्स प्रॉपरली बट दे हैव लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू रुपीज़, क्योंकि उसने यूरो जमा किए हों, डॉलर जमा किए हों, पाउंड जमा किए हों, वो वापस ला रहा है, वो कहाँ से दस्तावेजात लाएगा? मतलब ये एक बात है, मेरे जहन में आई, मैंने कहा आपसे पूछूं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे सैकड़ों कारोबार हैं वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, बहुत सारी जगहों पर जहाँ लोग अनडॉक्यूमेंटेड काम करते हैं, पाकिस्तानी लोग काम करते हैं और उनके पास शायद बिलियंस ऑफ रुपीज़ पड़े हुए हैं और वो आज चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। मैं समझता हूँ कोई भी वे आउट निकालना पड़ेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, कि हम उनको फैसिलिटेट कर दें। ये बात बहुत बड़ी बात है, AML की खिलाफ वर्जी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काम उन्होंने अच्छा किया है, वहाँ थोड़ी सी पेनल्टी देकर इस पैसे को जो है वो मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और पाकिस्तान को आज जब ज़रूरत है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात करें। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद दुनिया में कहीं पे नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब हम वफाकी बजट की। मतलब वफाकी बजट के, अब तो सूबाई बजट तो हमारे यहाँ ज़ेर बहस ही नहीं आते। वैसे सूबाई बजट भी ज़ेर बहस आने चाहिए, क्योंकि वो सूबाई बजट ही दरअसल तरक्याती कामों की अक्कासी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम नहीं पूछते, हम वफाक को पूछते रहते हैं, वो बेचारे परेशान रहते हैं, भाई अपनी सफाइयाँ देते रहते हैं। लेकिन अभी तो खैर हम वफाकी बजट को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री को तो बराह रास्त वही मुतासिर कर रहे होते हैं। क्यों अहमद चुनाई साहब, एक्सपेंडिचर साइड, अच्छा ये हमारे मुल्क के अजीब सिस्टम नहीं है। आप देखें कि और ममालिक के अंदर मतलब ऑब्वियसली टैक्स इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2-3 पोर्शंस, यानी वफाकी अलहदा, स्टेट टैक्स अलहदा, अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न वर्ल्ड, और फिर उसके बाद सिटी, जो कि हमारे यहाँ तो अब ख़त्म हो गया। वो एक ज़माने में होता था चुंगी, ऑक्ट्रॉय, लेकिन आई हैवंट हर्ड ऑफ इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो वी हैव म्यूनिसिपल टैक्सेस, बट आई डोंट थिंक कि उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी है कि दे कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू ऑल दिस। 1-2 इदारे होंगे शायद। तो सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है कि टैक्सेस रेसिपिएंट जो है वो वफाक है, एक्सेप्ट फॉर GST ऑन सर्विसेज, लेकिन एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपने यहाँ रखे हुए हैं। तो मतलब ये तो एक अजीब सी चीज़ है ना। अब मैं पूछूँ तो किससे पूछूँ? देखिए मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि 18th अमेंडमेंट में ये सारी चीज़ें तय हुई थी और हर सूबे को उसका शेयर दे दिया गया था कि जहाँ जहाँ से लोग ऑपरेट करते हैं उस प्रोपोर्शनेट रेशो में जो है वो शेयर दे दिया गया था, और वफाक ने अपना भी एक शेयर रख लिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें सूबों की अब जिम्मेदारी मुकम्मल आयद होती है। आपने जब ऑक्ट्राई की बात की तो ऑक्ट्राई हमने ख़त्म तो ज़रूर कर दी, ज़माना हुआ 8-10 साल हो गए, ज़्यादा होगा शायद, लेकिन साथ में SRB को लेकर आ गए और SRB जो है वो हर सर्विसेज पर है, चाहे वो मैं अपना तेल बेचता हूँ या चाहे कपड़ा बेचता हूँ। तो ये SRB जो है ये भी एक मैं समझता हूँ रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम है सूबों का, और जो चीज़ फेडरल अगर सेल्स टैक्स लगा रही है तो मैं नहीं समझता कि सूबे को उसको लगाना चाहिए। मैं इसका हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ कि जब हम सेल्स टैक्स विफाक में दे रहे हैं तो सूबे क्यों हमसे ले रहे हैं, और सूबे जब ले रहे हैं तो सूबे जो है वो नॉन रिफंडेबल ले रहे हैं, उसकी कोई रिफंड नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक
फ्री बिज़नेस कम्युनिटी बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं और हर आदमी अपना हिस्सा लेने चला आता है हमसे, हमारे नफ़े का या हमारे रेवेन्यू जनरेशन का, तो मैं समझता हूँ बड़ी तकलीफ़देह बात हो जाती है। यहाँ गवर्नमेंट को सूबों के साथ बैठकर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो गवर्नमेंट का वफाकी बजट बन रहा है, फेडरल बजट, उसकी मुताबिकत से सूबाई बजट बने। आज ये कहीं भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि सूबे जो हैं वो ना वफाक के साथ बैठें और उस बजट पे जो है वो बात ना करें, जो कि वफाक का जो है वो उसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट। बट हमें इस मुल्क को चलाना है, जब मुल्क को चलाना है तो सूबों को भी ये समझना चाहिए कि हम वफाक के साथ बैठकर जो एक आइडियल पॉलिसी आ सकती है, चाहे वो फेडरल बजट की हो, चाहे वो प्रोविंशियल बजट की हो, उसको लेकर आ जाए। अच्छा, व्हाई डोंट वी प्लग ऑल दीज थिंग्स इन? वो वन विंडो वाला तो आपने सुना हो, काफ़ी अरसे से शोर मच रहा है वन विंडो वाला, लेकिन वो वन विंडो कहाँ है? मतलब उसमें मैं टैली करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। वो कहता है साहब वहाँ से रसीद लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ, फिर उसको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लगाओ, फलां रसीद लेकर आओ, उसको यहाँ पे लगाओ, उसको अपने लगा के उसके साथ लगाओ। सर ये अली भाई आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आप भी कारोबारी फील्ड में रहे हैं और मुख्तलिफ शोबे में महारत रखते हैं। अगर ये वन विंडो ऑपरेशन कर दें तो ये दुकानदारियाँ सबकी बंद हो जाएंगी। मैं तो बिल्कुल फ्लैटली कहता हूँ, और ये दुकानदारियाँ कोई भी बंद करने के हक़ में नहीं है। हमारे मुल्क का निज़ाम अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह बन गया है कि हर आदमी अपना रेवेन्यू जनरेशन, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, और यही बात हमारे मुल्क की तबाही की बात बनती है। हम इस मुल्क को अगर तबाही से बचाना चाहते हैं तो फिर ये जो पोर्शन है वन विंडो ऑपरेशन का और किसी और का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और अब तो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो सकती है, तो हम उस पर चले जाएं। हम ये डिपार्टमेंट्स का जो इंटरफेरेंस है वो बंद करें। उसमें दो फ़ायदे होंगे। हमें जो सरकारी मुलाजमीन की बहुतात है वो भी फिर नज़र आएगी, और उनको भी हमने कहीं ना कहीं किसी काम पे लगाना है। गवर्नमेंट और वेंचर्स करे, उनको उस पर लगा दे। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट में आपने 10,000 लोग घुसे हुए हैं और ये 10,000 लोग कहीं और नहीं जा सकते। जब आप सरकारी मुलाजिम हैं तो देन यू आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी, नेशनल कॉल। आप दूसरी जगह जहाँ जहाँ गवर्नमेंट एवेन्यूज़ खोल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ खोल रही है, वहाँ लेके चले जाएँ, बजाय इसके कि सारे लोगों को एक जगह पर आप कर दें। ये गवर्नमेंट जो नए प्रोजेक्ट्स लाती है, तो जब हम ये मैं अभी देख रहा था स्टील मिल को बंद करने की बात कर रहे हैं और स्टील मिल पे 9,500 आदमी को रिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि इन लोगों को जो नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट खोल रही है वहाँ एडजस्टमेंट कर देते, ताकि एटलीस्ट जब आपने इसको बेचना है और आप समझते हैं कि ये सफ़ेद हाथी है और इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, जो मुसलसल गवर्नमेंट्स कहती गई हैं पीछे, और हम खुद खड़े होकर इस बात पे जो है वो जलसे करते रहें कि जी हम देखते हैं कि कैसे इन मुलाजमीन को निकाला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट इन मुलाजमीन को जो है वो दूसरी जगह लेके चले जाए, वहाँ एडजस्टमेंट कर दे, ताकि देखिए सरकारी मुलाजिम है, उसको कहीं भी काम करना है। गवर्नमेंट ये अपने ऊपर तहमत ना लगाए कि जी हमने इन मुलाजमीन को निकाल दिया। दूसरा इसका एंगल ये है कि 23 लाख रुपए हर मुलाजमीन को मिल रहे हैं, हर मुलाजिम को मिल रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा कि ये 23 लाख रुपए। मैं तो समझता हूँ सेटलमेंट है ना वो, तो गवर्नमेंट को ये 23 लाख भी बचाने चाहिए और उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना चाहिए कि ठीक है नए वेंचर्स गवर्नमेंट खोले। ये गवर्नमेंट के मैं समझता हूँ पॉजिटिव और तामीरी काम होगा कि नए वेंचर्स में इन लोगों को एडजस्ट कर दें। देखिए, रोज़ हम लोग प्रोग्राम जब करते हैं तो मेरी ख्वाहिश कोशिश यही होती है, नाजरीन के लिए भी और जो लोग हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हुक्मरान हैं, कि वो जो हमने गुफ्तगू की है उनसे कुछ हासिल करें। अभी देखें, आज इतनी, मैं कहूँगा कि इतने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस हुए, मेरे ख्याल आप सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए तवज्जो के साथ, और आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर इसी तरह के मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।